अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 63 स्टार्ट करते हैं। खुद पर नजरों की तपश महसूस करते हुए इम्तिसाल खान ने आंखें खोली थी। चट लेटे हुए नजरें तेजी से चलते हुए पंखे पर अटकी थी। हवास बेदार हुए तो नजरें पंखे से सिरकते हुए अपने हाथों के नीचे की सतह पर आई थी। बैठ की जगह जमीन को देते हुए चेहरे पर नासमझी के तासरात उभरे थे। अब उठ भी जा हसीना, कब से इंतजार कर रही हैं। समात में किसी अनजान मर्द के अल्फाज गूंजे तो इम्तिसाल खान झटके से उठ बैठी थी। सामने दीवार से टेक लगाए वो दो वहशी नुमा मर्दों को देखकर इम्तिसाल खान के रोंगटे खड़े हो गए थे। शुक्र है इस हसीना ने आंखें खोली, वरना मुझे लगता था कि होश ठिकाने लगा कर होश में लाना पड़ेगा। दूसरे आदमी ने हबासत से कहका लगाते हुए आंख मारते हुए कहा तो इम्तिसाल खान ने अपनी जगह सिमटी पीछे को हुई थी। क्यों लाई हो ये यहाँ? मैंने कहा था ना कि पैसे ले लो, अगर कम है तो मेरा शोहर और दे देगा, जितने तुम लोगों को चाहे वो दे देगा, मगर मुझे जाने दो। मेरी बहन कहाँ है? क्या किया है उसके साथ? मीनत बड़े लहजे में कहती कमरे की तरफ में नजर घुमाई तो दिमाग में झमाका सा हुआ। वो तो परवशा के साथ आई थी। परवशा का याद आते ही वह झटके से अपनी जगह से उठी और हसियानी अंदाज में चलाए थे। ए शानी चुप कर, वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए और तू वहाँ है जहाँ तुझे होना चाहिए। इम्तिसाल खान के जन्म बढ़ते हुए उसके एहतजाज को लम्हे में खत्म करता हुआ दोनों बाजू से थामे हुए इम्तिसाल खान के चेहरे पर बेजरिया थप्पड़ बरसाते हुए जमीन बोझ काट चुका था। इम्तिसाल खान के गिरते ही दूसरा शख्स उसके सर के करीब बैठता हुआ उसके दोनों बाजू अपने साथ गित में जकड़कर जमीन पर लगा चुका था। नहीं, खुदा के लिए मुझे जाने दो, खुदारा मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। आदमी को अपनी जान बताते वो हल्क के बाल चलाई थी। अबे चुप! इम्तिसाल पर झुकता उसके चेहरे को दबोचे मुंह के बल गिराया था कि तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई कि वो दोनों दरवाजे की जाना मतवज्जो हुए थे। कौन है बे? इम्तिसाल खान से दूर होते हुए झंझलाए हुए लहजे में कहते वो दरवाजे की जाना बढ़ा के अभी दरवाजे के करीब पहुंचता कि लकड़ी का दरवाजा गोलियों की बौछार से छलनी छलनी होते हुए जमीन बोझ हुआ था। छोटा हान, तुम लोगों की मौत कुत्तों! इम्तिसाल खान के साकत हुए वजूद पर नजर डाले बगैर अपने कांधों से शाल उतारकर उसकी जानब उछाल ली थी और बिना उन दोनों को समझने का मौका दिए उनकी टांगों और बाजू पर फायर करता हुआ उन्हें जमीन बोझ कर चुका था। अपने बेजान होते हुए वजूद को घसीटते हुए दीवार के साथ चिपकी आंसू से बड़ी हुई आंखों से अरमान खान को इन दोनों मर्दों को कमरे के बीचों बीच घसीट कर फेंकते हुए देख रहे थे। तभी वहां पुलिस के कुछ आदमी हथियार थामे हुए दाखिल हुए थे। अगर किसी की नजरें मेरी बहन की जानब उठी तो याद रखना कि अगले ही लम्हे नोच निकालूंगा। अपनी जेब से चाकू निकालकर दर्द से चीते हुए आदमी के हाथ को काबू में करते हुए बिना उसे संभलने का मौका दिए उसके दोनों आंखों में गाड़ दिया। चीहे इस कदर दिल हराश थी कि दूसरी जानब चेहरा किए खड़े पुलिस वालों के दिल भी कांप उठे थे। हान साहब बस करें, बाकी का मामला पुलिस पर छोड़ दें। इतने साल पुलिस पर छोड़ने का नतीजा है कि आज हम इस जगह खड़े हैं। सरदोसपाट लहजे में कहते वो दोनों आदमियों की आंखों को जाया करते हुए इसकी शायद करते अपनी जगह से उठते हुए इम्तिसाल खान के जाना बड़ा था। लाला! अरमान खान के घुटनों के बल अपने सामने बैठने पर इम्तिसाल खान ने तड़प कर अरमान खान के सीने से लगी थी। लाला आ गया है ना? और देखो तुम्हें तकलीफ देने वालों को सजा भी दे चुका है, तो अब लाला की जान चुप करे। नरमी से सर पर हाथ फेरते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो इम्तिसाल खान ने अपनी आंखों को बामुश्किल रोकते हुए सर असबाब में हिलाया था। ये उनके प्लान का हिस्सा था कि अगर किसी ऐसी सिचुएशन हुई तो अरमान खान पुलिस के साथ आइस की ट्रे की हुई लोकेशन पर पहुंचेगा। वह जख्मी हुआ था, लेकिन कौन सा पहली बार हुआ था? वो छोटा हान था और वो कुछ भी कर सकता था। इन लोगों के वहां से निकलने की थोड़ी देर बाद ही वो वहां से उठा था और लिफ्ट लेते हुए वो थाने पहुंचकर आइस के दोस्त की टीम के साथ निकला था। देखें शाह साहब, अजीब सी इमारत है, ना घर है ना बिल्डिंग, चारों तरफ से बंद है, ना खिड़की है ना रोशनदान, एक दरवाजा ही है, तो सोच समझ कर जाना होगा ना। और फिर माशाल्लाह से वीराने में है। अतराफ में नजर घुमाते हुए तासुब से कहा हमारे पास अंदर का नक्शा नहीं है, अब सारी टीम को एक ही रास्ते में अंदर नहीं भेज सकते, कुछ सोच बचा के बाद ही ना। पहले छोटा हान अपनी मर्जी से बिना सोचे समझे चला गया, मजबूरन हमें भी उनकी मानते हुए कुछ पुलिस वाले बेचने पड़े। अब वो अंदर जाकर हालात और रास्तों का बताते तो हम करते ना कार्रवाई। एसएचओ ने हतमी उल मकान अपने लहजे को नरम रखने की कोशिश करते हुए बिलाल शाह को रोकने की कोशिश की थी। देखो पुलिस ऑफिसर, तुमने जब तक इस इमारत के नक्शे को समझने की कोशिश करनी है ना, तब तक बिलाल शाह उसके परिचय उड़ा चुके होगा। और अब अगर ज्यादा चूं चा की तो याद रखना इस वीराने में कब्रिस्तान बना दूंगा और तुम्हारा मजार बनाकर तुम्हारे ही आदमी को धमाल डालने पर लगा दूंगा, ताकि ये वीरानी कम हो। एक एक लफ्ज चिबाकर कहते हुए वो आगे बढ़ा था, मगर उससे पहले आइस और बेहराम को लोहे के बड़े से गेट की जाना बढ़ते देखकर पलट कर खूनहवा नजर से एसएचओ को घूरा था, जो जबरन मुस्कुराने की कोशिश करता लम्हे में संजीदा तवे अपने साथियों को आगे बढ़ने का इशारा कर चुका था। बिलाल शाह जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो कहरा मचा हुआ था। गोलियों की चीहे पकार में वहां मौजूद सिक्योरिटी पर कायम आदमी की आवाजें भी शोर बर्पा की हुई थी। आयसो बेराम शाह आगे बढ़ते हुए सामने से आने वालों पर
अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। पीछे से आती हुई पुलिस भी अतराफ में फैलती हुई जगह संभाल चुकी थी कि तभी बाएं जानब की राहदारी से आते हुए अरमान खान ने इम्तिसाल को बाजू थामते हुए अपनी पुष्ट पर किया था। लाला। अरमान खान के आवाज पर बिलाशा और आयस उसकी जानब मतवज्जो हुए थे, जो कि अपने पीछे कानों पर हाथ रखे खड़ी इम्तिसाल की जानब रू इशारा कर रहे थे कि तभी बेराम शाह की नजर उसकी जानब उठी थी। इम्तिसाल खान की बंद आंखों और लदरते वजूद को देते बेराम शाह के बेइकरार दिल को जैसे करार आया था। तभी प्लेट की ओट में होता वो सराय से इम्तिसाल की जानब बढ़ा था। लाला, इस कमरे में मौजूद सीढ़ियों से ऊपर और दूसरी जानब जाने का रास्ता है। मुझे जहाँ सिर्फ इम्तिसाल मिली है, मैं सिर्फ कुछ कमरों की तलाशी ले सका हूँ, बाकी पुलिस वाले चेक कर रहे हैं। बेराम शाह को आते देख कर एक सांस में कहते वो इम्तिसाल का हाथ उसकी जानब बढ़ाते हुए उन दोनों को राहदारी की जानब करते हुए आसान लोगों की जानब बढ़ा था। वो आगे बढ़ता कि पिलर से पीछे से निकलते हुए शख्स ने अपनी बंदूक से अरमान खान के कंधों पर वार किया था कि वो लड़खड़ा कर घुटनों के बल नीचे गिरा था। अभी वह रूह सीधा करता हुआ समझता कि वो शख्स दोबारा उसे बंदूक से उस पर वार करता। एकदम से अरमान खान को अपने वजूद पर साया से महसूस हुआ था। खुद पर झुककर साया किए हुए खड़े बिलाशा के सुर पड़ते चेहरे को देखते अरमान खान की आंखें हैरत से वाह हुई थी। तुम ठीक हो छोटे खान? उससे पहले कि वो शख्स दोबारा उस पर हाथ उठाता, बिलाशा ने उसे दोनों बाजू दबोचते हुए झटके से पीछे को मोड़ते हुए तोड़ चुका था। फिजा में गोली की आवाज के साथ ही इस आदमी को जमीन बोलते होते हुए देखकर बिलाशा ने गर्दन तिरछी करके आयसान को देखा था, जो अब पिस्टल वाला हाथ पहलू में गिराई एक नजर दोनों के वजूद पर डालता हुआ बेराम शाह के पीछे बढ़ा था। मैं ठीक हूँ लाला, चलें। अतराफ में गिरवी लाशों को देखते और पुलिस वालों के पीछे आगे बढ़ते हुए कहा तो बिलाशा ने सर असबाब में हिलाते हुए कदम आगे बढ़ाए थे कि तभी अपने पीछे हलचल और गोली चलने की आवाज के साथ ही दिल हराश चीज सुनते हुए वो पलटा, ताकि उससे कुछ कदम के फासले पर सिपका शाह को देखते हुए बिलाशा की आंखें हैरत से फैली थी। नजरें सिपका शाह के वजूद से होते हुए पीछे पिस्टल थाने खड़े शख्स को देखकर बिलाशा पत्थर का हुआ था, जबकि अरमान खान की पिस्टल से हाल ही हो जाने तक उस आदमी के सीने को छलनी करता रहा था। वो वहां कैसे आई, कब आई, वो नहीं जानता था तो सिर्फ इतना कि उसकी जान बचाने की कोशिश में उसके वजूद से रूह कैन चुके थे। हल्के के बाद दारता करब ज़दा लहजे में चलाकर सिपका शाह का नाम पुकारते वह आंधाधुंध खून से लथपथ वजूद की जानब भागा था। तरफ का जमीन बोझ होते हुए सिपका शाह के वजूद को अपनी बाहों में बढ़ते हुए सीने में बीत चुका था। तकलीफ, अजियत, कर्ब, खो देने का डर, मौत से बदतर तकलीफ और कौन कौन से एहसास नहीं थे जिसने एक लम्हे के हजारवें हिस्से में महसूस किए थे। आंखें यकायक सुर अंगारा होती हुई पानी से भरी थी। इस नाक वजूद को सीने में बिछे हुए वो सांस तक रो चुका था। इस वक्त बिलाशा सिर्फ अपने सीने पर महसूस होती हुई सुस्त पड़ती धड़कन और गर्दन पर महसूस होती हुई मदम ठंडी सांसों की तपश को अपने रोगों पे में उतरता हुआ महसूस करना चाहता था। मदम चलती हुई सांसों के शोर और हल्की सिसकियों के अलावा हर तरफ मौत का सा सन्नाटा छा गया था। वक्त जैसे हमेशा के लिए एक लम्हे को थम गया था। कायनात की हर चीज जैसे साकत पड़ गए थे। कदमों की चाप सुनते हुए अकीदत पलवशा खान के वजूद को घसीटते दरवाजे की ओट में हुई थी। पलवशा खान को पहले वो डर और जल्दबाजी में उठा तो चुकी थी, मगर अब अपने जिस्म में उठती हुई दर्द की टीसों से जान निकलते हुए महसूस हो रही थी। फोन पीछे एक नजर पलवशा खान के चेहरे पर डालते दरवाजे की ओर से बाहर देखा था, मगर जानी पहचानी आवाज सुनते अकीदत ने सुकून भरी सांस ली थी। लाला, इस तरफ भी कोई नहीं है, मैं इस तरफ जाता हूँ। आप इम्तिसाल और पुलिस वालों के साथ इस साइड पर जाएं। जितना कुछ यहाँ हो चुका है तो जरूर वो यहाँ से भागने का सोच रहे होंगे। SHO से राब्ते करके गेट को बंद करवा दें। अरमान से कहें कि बिलाशा के साथ दूसरी तरफ जाएं, शायद सलवा लोग इधर हों। आयसान की संजीदा आवाज राहदारी में गूंजती दूर तक फैल रही थी कि तभी वो आहट और नस्वानी आवाज पर पीछे की जानब मुतवज्जो हुए थे। आइस इस तरफ। दरवाजे की ओर से नीचे बैठे हुए हाथ निकाले अकीदत शाह ने तभी आवाज में चलाकर कहा तो वो तीनों भागने के अंदाज में इस जानब बढ़े थे। नीम अंधेरे में डूबे हुए कमरे में दाखिल होते हुए आयसान ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की थी। नजरें दीवार से टेक लगाई बैठी पलवशा खान के नींद बेहोश वजूद पर गई तो आयसान तड़प कर घुटनों के बल बैठा था। पलवशे, आंखें खोलो। पलवशे, देखो लाला आ गए है ना। यह सब किसने किया है भाभी? तड़प कर पलवशे खान को पुकारता गुस्से से फूलते हुए तन्नफस में चलाकर पूछा तो अकीदत ने सर नफी में हिलाया था। मैं जब चीहों की आवाज सुनकर पहुंची तो ये इसकी हालत में थी। इनफैक्ट जिस कमरे में ये थी वहां आग लगाई गई थी। तुम ठीक हो ना? बेराम शाह के पूछने पर अकीदत ने सर असबाब में हिलाया था और बेराम शाह का बाजू थामे हिचकियों से रोती हुई इम्तिसाल खान के जन्म हाथ बढ़ाया तो इम्तिसाल ने अकीदत के दोनों बाजू थामते हुए उसे उठने में मदद की थी। मैंने आवाजें सुनी थी, बेसमेंट में 2 लड़कियां हैं, वो कुछ औजारों के नाम ले रहे थे, कह रहे थे कि इन लड़कियों का इंतजाम करने में काम आएंगे। मैं पलवशा का छोड़कर नहीं जा सकती थी कि वो कौन है, गुड़िया कहाँ है, वो सिपका और सलवा वो हवेली ही है ना। बेराम शाह के दोनों बाजू थामते हुए लहजे में ओफली में इस्तफसार किया तो बेराम शाह ने सुर पड़ती आंखों को सख्ती से बीच में सर नबी में हिलाया था।
तुम तीनों यहीं रहोगी, ये पिस्टल पकड़ो अकीदत, तुम्हें इसका इस्तेमाल करना आता है ना, तुम अपनी और इन दोनों की हिफाजत कर लोगी। कुछ पुलिस वाले कमरे में और कमरे के बाहर होंगे, जब तक हम वापस ना आए तुम इन लोगों को छोड़कर या इनको लेकर दूसरे कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। इंतसाल, रोना बंद करो और हिम्मत करो। इस वक्त को हमने हमने रोने और एक दूसरे की चोटों पर अफसोस करने पर ज़ाया नहीं कर सकते। हम सबको यहाँ से सही सलामत जाना है, बस कुछ देर की आजमाइश है, फिर सब हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। ये पिस्टल तुम लो इंतजार, मैं जानता हूँ तुम्हें नहीं चलानी आती, मगर बात इज्जत और जान पर आ जाए तो इंसान को सब आ जाता है। लेकिन अपने शाह पर यकीन रखो, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि तुम्हें उसे चलाना पड़े। चलो आइस। बैक बात दोनों से मुहातब होते हुए समझाने वाले अंदाज में कहते वो आयस खान को आने का इशारा करते हुए बाइक के जाना बढ़ा था, जबकि आयस खान पलवशा खान के सूजे हुए गालों को जख्मी नजर देते हुए अपनी जगह से उठा था। पलवशा को होश आए तो पूछना कि इसका ये हाल किसने किया है, क्योंकि उस शख्स को सदा मैं खुद दूंगा। सटोसपाट लहजे में कहते वो तेजी से बाहर के जाने बढ़ा था। हुरिया, मेरी जान, प्लीज उठ जाओ। अपने खून में रंगे दुपट्टे को कभी हुरिया शाह के माथे पर रखते और कभी सर के पिछले हिस्से पर रखती सलवा शाह हिचकियों से रोते हुए हुरिया शाह को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसे किस वक्त यहाँ लाया गया था, मगर जब वो होश में आई थी तो नजरें हुरिया शाह के खून से लथपथ वजूद पड़ गई तो सलवा शाह को अपने जिस्म से जान निकलते हुए महसूस हुई थी। अपनी चोटों से उठती टीसों को नजरअंदाज करती वो लम्हे के हजारवें हिस्से में हुरिया शाह के करीब आई तो हुरिया शाह का खून से लथपथ चेहरा और खून से रंगी पुष्प को देखती सलवा शाह की दबी दबी चीखें कमरे की खामोश फिजा में गूंजे थे। कपकपाते हाथों से माथे पर चिपके बाल हटाए तो गहरा कट देते हुए सलवा शाह के होंठों से सिसकी निकली थी। मगर इतना खून कैसे, ये सोच आते ही सलवा शाह ने हुरिया के वजूद को टटोला था। वहां कोई चोट न पाकर दिमाग में जमाका सा हुआ तो सराय से हुरिया के वजूद को कड़बड़ के बल करते हुए सर को टटोला था। जैसे ही हाथ बालू से टकराए तो अजीब सी चिचहाट महसूस हुई थी, जिसे सलवा शाह का दिल बुटना से दरका था। हाथ बालू के जड़ों तक गया तो इतना गहरा और बड़ा सहम महसूस करते वो झटके से पीछे हुई थी। नहीं हुरिया, कुछ नहीं हो सकता, आंखें खोलो, मुझे देखो हुरिया, खोलो आंखें, कोई है। दीवाना वार हुरिया शाह का चेहरा हाथों में और होंठों से छूते हुए सलवा शाह हजानी अंदाज में चलाते हुए बंद दरवाजे की जन्म बड़ी थी। मेरी बहन को चोट लग गया, दरवाजा खोलो, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, दरवाजा खोलो। वो मुझे नहीं देख रही, वो आंखें नहीं खोल रही, खुदारा दरवाजा खोलो, मेरी जान ले लो लेकिन मेरी बहन को हॉस्पिटल लेकर जाओ, उसका खून बहुत बह रहा है, दरवाजा खोलो जालिमो, अल्लाह गार्द करे तुम लोगों को, दरवाजा खोलो। बुरी तरह से दरवाजे को पीटती हुई हजानी अंदाज में चलाते हुए वो कभी खिड़की की जानब आती और कभी आंसू से बड़ी हुई आंखों से हुरिया शाह को देती। ना जाने कितना वक्त गुजर गया था। चीख चीख कर अब तो गले में भी चीसें उठने लगी थी। दरवाजे को दोनों हाथों से बजाती वो ही जमीन पर बैठ चली गई थी कि एकदम पैर से दरवाजा खुलने की आवाज पर सराय से पीछे हटते हुए उठी थी। कमरे का दरवाजा खुलते ही मुकद्दस बेगम लाल भंबो का चेहरा लिए अंदर डाल हुई थी। उसे पहले सलवा कुछ समझती कि वो चील की तरह उस पर चिपटी थी। किस बात का रोना डाला हुआ है, मर रही है तो मरने के लिए ये हाल किया है ना, और अभी उससे भी बदतर होना है ये इसका, और तेरा हाल, अब अगर हलक से आवाज में निकली तो गुद्दी से जुबान खींच लूंगी। सलवा शाह को बालू से झंझोड़ता झटका देते हुए चलाकर कहा तो सलवा शाह ने पा मुश्किल खुद को गिरने से बचाया था। तुम घटिया औरत, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, हाथ लगाकर दिखाओ तुम मेरी बहन को, मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। गुस्से से गहरा सांस भरते हुए मुकद्दस बेगम को समझने का मौका दिए उनके चेहरे पर वार करते चलाकर कहती वो इन्हें बुखला गई थी। अभी मुकद्दस बेगम कुछ समझती कि सलवा शाह इर्द गिर्द कुछ टटोलती हुई दरवाजे के खुले पट के करीब पड़ी हुई लकड़ी के डंडे की जानब बढ़ती उसे थामे मुकद्दस बेगम के करीब आई थी। ये क्या कर रही हो लड़की, दूर करो उसे। मुकद्दस बेगम जो बुखलाई सी हैरतजदा सी खड़ी थी सलवा शाह के तेवर देते कदम पीछे लेते हुए चिल्लाकर बोली थी, मैं जान ले लूंगी घटिया औरत तुम्हारी, जितनी तकलीफें तुमने हमें दी है ना, हमें उसके बदले में जान लेना भी कम है। हजानी अंदाज में चिल्लाते वो मुकद्दस बेगम को सर पर वार कर चुकी थी। अभी वो दोबारा से वार करती कि किसी ने पीछे से सलवा शाह के बाजू दबोचते उसे मुंह के बाद दूसरी जानब दिखा दिया था। खुद तुमको ज्यादा नहीं लगा? मुकद्दस बेगम को सर दोनों हाथों में थामे देखकर बादाम गुलने लहजे में फीका समावे पूछा तो मुकद्दस बेगम ने हुनहुआ नजर से उसको घूरा था। अगर मैं अपनी बेटी का इतना हशर करके यहाँ हूँ जबकि वो वहां पर आग में झुलस रही है, तो सोचो मैं तुम्हारा क्या हशर कर सकती हूँ। जहर हम लहजे में कहते सलवा शाह को हुनहुआ नजर से घूरा था। उसका ऐसा इबरतनाक अशर करूँ कि उसका वो डॉक्टर भाई उसे पहचान ना पाए। एक एक लफ्ज बागा कहती अपना सर दोनों हाथों में थामे वो तेजी से कमरे से बाहर निकली थी, जबकि उसके पीछे ही बादाम गुल अपने आदमी को इशारा करते हुए कमरे से बाहर निकला था। उनके जाने के बाद अब तक वहां पर कोई नहीं आया था। सलवा शाह खामोश नजर से हुरिया शाह के बेहोश वजूद को देती, उसका सर अपनी गोद में रखती, अपना दुपट्टा उतारकर कभी उसके माथे पर रखती और कभी सर के पिछले हिस्से पर। कुछ ही देर बाद ही कमरे की खामोश फिजा में दूर से आती हुई चीहों और गोलियों की आवाज पर सलवा शाह का दिल बुरी तरह से धड़का था। मायूस होती हुई आंखों में चमक उभरी थी। चीहों की आवाज थमने लगी थी और कदमों की चाप आहिस्ता आहिस्ता कड़ी बनने लगी थी।
दरवाजा ठाक की आवाज के साथ ही खुलने की आवाजों से महसूस हो रहा था जैसे कोई बारी बारी सब कमरों की तलाशी लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। अपने कमरे के बाहर किसी के कदम रुकने और फिर अगले ही लंबे दाग की आवाज से दरवाजा खुलने पर सरवर शाह ने साथी से आंखें मीचकर खोली थी। दरवाजे के बीचों बीच खड़े बेराम शाह को देखते सरवर शाह की आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत में बहे थे, जबकि बेराम शाह के पीछे आता हुआ आयसान सामने नजर उठाते ही पत्थर हो हुआ था। आगे बढ़ते हुए कदम जमीन में जकड़ गए थे।